नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो मैं वीडियो थोड़ा देर से बनाने के लिए माफ़ी चाहता हूँ और साथ ही मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने पिछली वीडियोस पर काफ़ी ज़्यादा प्यार, काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स और बहुत आशीर्वाद आप लोगों ने दिया और उम्मीद करता हूँ कि यही आशीर्वाद, यही प्यार सदा बना रहेगा। दोस्तों, जो पिछली वीडियोस थी वो एआई के द्वारा बनाई गई थी, लेकिन मुझे पर्सनली उन वीडियोस के अंदर ज़्यादा मज़ा नहीं आया, तो इसलिए मैं आज मैनुअली ही रिकॉर्ड करके ये नई वीडियो आपके सामने ला रहा हूँ। उम्मीद है ये आपको पसंद आएगी। दोस्तों, आज हम जिस कहानी को शुरू करने जा रहे हैं बहुत ही रोमांचक है, बहुत ही एक ख़तरनाक मैन ईटर के बारे में आज हम जानेंगे, जिसका शिकार जो महान हंटर थे, ब्रिटिश हंटर जिम कॉर्बेट साहब, उनके द्वारा किया गया था। इस कहानी का नाम है दोस्तों पनार मैन ईटर। और स्टोरी को शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहूँगा। आपने चंपावत जो टाइग्रेस थी उसका नाम ज़रूर सुना होगा। उसके द्वारा लगभग 436 ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है और अनऑफिशियली लगभग 1000 के आसपास उसने लोगों को किल किया होगा। ये जो चंपावत मैन ईटर टाइग्रेस थी और जो हमारी आज की स्टोरी है पनार मैन ईटर, तो ये पनार मैन ईटर का जो लेपर्ड था और जो चंपावत की टाइग्रेस थी, ये दोनों बिल्कुल साथ ही एक ही समय पर वारदात, मतलब वो चंपावत डिस्ट्रिक्ट में और ये पनार का जो लेपर्ड था ये अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपनी वारदात कर रहे थे। तो इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये तेंदुआ जो पनार मैन ईटर का था, पनार मैन ईटर वाला, ये कितना खतरनाक, कितना शातिर और कितना दिलेर हो गया होगा। तो चलिए इस स्टोरी को अब हम शुरू करते हैं। तो हमारी इस स्टोरी का नाम पनार मैन ईटर है और जिम कॉर्बेट साहब इसमें बताते हैं कि जब ये चंपावत की मैन ईटर का शिकार कर रहे थे 1907 के अंदर, तब इन्होंने एक मैन ईटर लेपर्ड के बारे में सुना था जो कि अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के पूर्वी हिस्से के अंदर वारदात को अंजाम दे रहा था। और आप ये लगा लीजिए, इस लेपर्ड के चर्चे इतने मशहूर हो गए थे, इतना इसका खौफ बन गया था उस इलाके के अंदर, मतलब पूरे देश के अंदर, क्योंकि उस टाइम पर ब्रिटिशर्स का राज था। तो जैसे हमारी आज की समय की जो पार्लियामेंट है, उसी तरह से उस टाइम पर एक हाउस ऑफ कॉमन्स करके हुआ करता था लंदन के अंदर। तो वहाँ पर भी कई बार इस लेपर्ड के मुद्दे को उठाया गया था और इसको ख़त्म करने की सिफारिश की गई थी। और दोस्तों, एक बात और जिम कॉर्बेट साहब यहाँ पर लिखते हैं कि जो इस लेपर्ड का ऑफिशियल रिकॉर्ड है लोगों को किल करने का, वो है 400, मतलब 400 के आसपास का इसका रिकॉर्ड है। लेकिन अनऑफिशियली इसने 1000 से ऊपर लोगों को मारा गया था। कुछ की रिपोर्टिंग नहीं हुई, कुछ की डेड बॉडी नहीं मिली, या जो भी वजह रही। तो इसके बाद जिम कॉर्बेट साहब यहाँ पर यही बताते हैं कि 1905 से पहले किसी भी मैन ईटर का जिक्र कुमाऊँ के अंदर नहीं था। जो हमारा कुमाऊँ का एरिया है उसके अंदर मैन ईटर्स वैसे एक्टिव तो रहे होंगे, लेकिन ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स की बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के अंदर 1905 जो चंपावत मैन ईटर था उसका रिकॉर्ड आया और फिर पनार मैन ईटर का रिकॉर्ड आया, लेकिन इससे पहले किसी भी मैन ईटर का रिकॉर्ड यहाँ पर नहीं है। और क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग मारे जा रहे थे, उधर चंपावत की मैन ईटर के द्वारा और इधर इस पनार
का जो लेपर्ड था इसके द्वारा। तो गवर्नमेंट भी काफ़ी परेशान थी। और फिर सबसे बड़ा जो इसमें मुद्दा था वो ये था कि गवर्नमेंट को इस चीज़ से निपटने के लिए कोई भी पुराना एक्सपीरियंस नहीं था। कोई भी उनके पास, मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट तो था, लेकिन कैसे किसी मैनीटर से निपटा जाए, क्या क्या किया जाए, क्या क्या स्टेप्स लिए जाएं, इस सब का जो एक्सपीरियंस था वो सरकार के पास बिल्कुल भी नहीं था। तो सरकार के पास केवल एक ही ऑप्शन बचा था, वो था कि जो गवर्नमेंट थी वो खुद अपील करती थी शिकारियों से, जो उस टाइम हंटिंग का शौक़ रखते थे लोग, उनसे खुद पर्सनली अपील करते थे कि भाई आप आ जाओ और इसको निपटा दो। अब देखिए दोस्तों, जो मैनीटर्स की हंटिंग है और जो नॉर्मल टाइगर या नॉर्मल लेपर्ड्स की हंटिंग है, इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है। और अंतर इसलिए होता है क्योंकि जो मैनीटर लेपर्ड होता है या टाइगर होता है, उसके अंदर से इंसान का डर हो चुका होता है ख़त्म बिल्कुल। तो वो डरता है नहीं, और कहीं ना कहीं इसमें जान का रिस्क बहुत ज़्यादा बना रहता है हंटर के लिए। और फिर क्योंकि इंसान नई चीज़ों से काफ़ी डरता है, तो इसलिए शिकारी भी इन चीज़ों से ज़्यादातर बचना ही चाहते थे। कुछ लोग ट्राई करते भी थे, लेकिन उनको कुछ खास सफलता नहीं मिली। और एक बात और, जिम कॉर्बेट साहब यहाँ पर लिखते हैं कि जो इन्होंने चंपावत मैनीटर को मारा था वो इनका पहला अटेम्प्ट था। मतलब चंपावत मैनीटर को मारने से पहले इनके पास भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था मैनीटर्स को मारने का। मतलब नॉर्मल एक्सपीरियंस तो था कि नॉर्मल टाइगर, नॉर्मल लेपर्ड को मारने का, लेकिन किसी मैनीटर को मारने का कुछ खास एक्सपीरियंस नहीं था। तो इसके बाद दोस्तों ये लिखते हैं कि जो चंपावत की मैनीटर टाइगर्स इनके द्वारा मारी गई, उसमें इनका लक का कहीं ना कहीं बहुत साथ था। कहीं ना कहीं किस्मत ने इनका काफ़ी साथ दिया। इस मैनीटर की स्टोरी दोस्तों मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। इसके बाद दोस्तों जिम कॉर्बेट साहब बताते हैं कि जब चंपावत को मारने का, मतलब चंपावत की टाइगर्स को मारने के बाद जब ये अपने घर पर वापस आए, तो गवर्नमेंट ने इनको, इस तेंदुए को मारने के लिए इनको मतलब रिक्वेस्ट की कि भैया आओ, आप आइए और इस मैनीटर को निपटाइए। तो जिम कॉर्बेट साहब लिखते हैं कि क्योंकि पनार की वो चंपावत की मैनीटर को मारने में इनका काफ़ी जो है समय ख़राब हो गया था, काफ़ी थके हुए भी थे, और क्योंकि नौकरी से भी अपने दूर हो गए थे, तो इनको समय मिल नहीं पा रहा था और ये अपनी नौकरी पर वापस चले गए थे। इसके बाद क्या हुआ कि उस टाइम नैनीताल के जो डेप्यूटी कमिश्नर थे, इनका नाम था बर्थड। तो इनकी तरफ से एक बहुत अर्जेंट में रिक्वेस्ट आई कि आप आइए और मुक्तेश्वर का जो मैनीटर टाइगर है, पहले आप उसको हंट कीजिए, उसके बाद आप कहीं और जाइएगा। तो जिम कॉर्बेट साहब ने उनको, उनकी रिक्वेस्ट को मंजूर करते हुए मुक्तेश्वर मैनीटर का शिकार करने को चले गए। इसके बाद दोस्तों जब ये मुक्तेश्वर के टाइगर को मार करके वापस लौटे, तो ये तुरंत अल्मोड़ा पहुँचे और वहाँ के जो डेप्यूटी कमिश्नर थे स्टिफ, उनसे इन्होंने मुलाकात की लंच पर। और डेप्यूटी कमिश्नर ने इनको बताया उस लेपर्ड के बारे में, और उनकी एक बात को सुन कर के जिम कॉर्बेट साहब को बहुत झटका लगा। वो बात ये थी कि स्टीफ ने इनसे बोला कि क्या आपने अपनी वसीयत बना दी है, और क्या आप जो इस काम में ख़तरे हैं उनके बारे में जानते हैं, समझते हैं अच्छे से। तो जिम कॉर्बेट साहब ने कहा कि नहीं, मैंने तो कोई अपनी वसीयत नहीं बनवाई है, और मैं सारे रिस्क्स को समझता हूँ, जो भी इसमें जोखिम है। तो जिम कॉर्बेट साहब बताते हैं कि इन्हें काफ़ी झटका लगा इस डेप्यूटी कमिश्नर की बात को सुन करके। तो जहाँ तक मुझे लगता है डेप्यूटी कमिश्नर ऐसा इसलिए बोल रहा था क्योंकि उसको कुछ खास उम्मीद थी नहीं जिम कॉर्बेट साहब से।
क्योंकि ये मैनीटर जो लेपर्ड था ये था ही बहुत ख़तरनाक उस टाइम पर। तो इसके बाद जिम कॉर्बेट साहब बताते हैं कि जो इनको नक्शे दिखाए गए उसमें इन्होंने देखा कि दो रास्ते उस तरफ को जाते हैं। एक तो था पनवानोला की तरफ से पिथौरागढ़ की जो रोड थी उस पर, और एक दूसरा रास्ता जाता था दाबी धुरा की रोड पर लमगारा होते हुए। तो इन्होंने जो था लमगारा वाला रास्ते को चुना जो दाबी धुरा की रोड पर था, और ये अपने साथ 5 आदमियों को लेकर के और जो अपना ज़रूरत का सामान था उसे लेकर के ये चल दिए। लगभग 14 मील चलने के बाद इन्होंने एक स्कूल की बिल्डिंग में आराम करने का मन बनाया शाम के समय। और यहाँ पर एक बड़ी मज़ेदार घटना हुई। यहाँ पर क्या हुआ कि जिम कॉर्बेट साहब बताते हैं कि ये जो स्कूल की बिल्डिंग थी उसमें 3 तरफ से लगभग 2 फीट ऊंची दीवार थी, और चौथी तरफ से स्कूल की बिल्डिंग ही थी वो। तो ये स्कूल की बिल्डिंग के बरामदे में लेटे हुए थे, और इनके जो साथ में आदमी आए थे उन्होंने डिनर के लिए एक बकरे की टांग रखी थी पेपर के ऊपर। तो इन्होंने देखा कि एक तेंदुए का सिर निकला दीवार के पीछे से, और ये काफ़ी उसे देख करके चौंक गए, और राइफ़ल वगैरह इनके पास कहीं इधर उधर होगी, मतलब वहाँ पर उस समय नहीं थी, और ये भी काफ़ी आश्चर्यचकित रह गए उसकी हरकतों को देख करके। तो वो लेपर्ड क्या हुआ कि अचानक निकला दीवार के पास से, और उस जो वो बकरे की टांग थी उसको उठाया, और वो बकरे की टांग एक पेपर के ऊपर रखी हुई थी। तो अचानक से पेपर फड़फड़ाने की जो आवाज़ आई जब लेपर्ड उसे लेकर के भागा, तो इनका जो सर्वेंट था उसको लगा कि यार कोई कुत्ता ले जा रहा है, तो वो उसके पीछे दौड़ पड़ा। लेकिन थोड़ी देर दौड़ने के बाद उसको समझ में आया कि ये कोई कुत्ता नहीं है, ये तो एक लेपर्ड है। तो वो वापस से जिम कॉर्बेट की तरफ को भागा, और जिम कॉर्बेट साहब काफ़ी हंसने लगे उस बात पर। लेकिन उनका जो नौकर था वो गुस्सा हो गया। वो बोला कि ये आपके डिनर के लिए था, उसको तेंदुआ ले गया और आप यहाँ बैठ कर के मुस्कुरा रहे हैं। तो ये इनके साथ एक बड़ा फ़नी इंसिडेंट यहाँ पर हुआ। इसके बाद ये लिखते हैं कि सुबह को ये लोग जल्दी चले, और लमगारा जो जगह थी यहाँ पर ये एक अपने खाने पीने के लिए रुके, और इस एरिया के अंदर एक डाक बंगलो था जो उस टाइम पर रेस्ट हाउस बने हुए होते थे, अभी भी है ये वहाँ पर। तो ये वहाँ पर जा कर के इन्होंने अपना खाना वाना खाया, आराम किया, और जो ये डाक बंगलो था ये उसी लेपर्ड की जो वारदात का एरिया था वहीं पर ही मौजूद था। तो इन्होंने अपने जो आदमी थे उनको बंगलों पर छोड़ करके ये थोड़ा कि यार मैनीटर के बारे में कुछ पता करके आएँ, कहीं से गांव वालों से बातचीत करेंगे, जो भी करें। तो ये फिर अपना खा पी करके निकल गए। अब इसके बाद ये गांव से गांव गए, बातचीत करते गए लोगों से। ये शाम के समय एक काफ़ी अकेला सा एक मकान था। उस मकान की सामने की तरफ एक खेत था, और बाकी चारों तरफ झाड़ियों वाला घना जंगल था। तो इन्होंने ये देखा कि जो रास्ता घर की तरफ जा रहा है उस पर एक काफ़ी बड़े साइज के लेपर्ड के पग मार्क्स यानी कि उसके पैर के चिन्ह बने हुए हैं। और जैसा कि आपको पता ही है कि उत्तराखंड में ज़्यादातर घर हैं उनमें क्या होता है कि नीचे लकड़ियाँ स्टोर करने की जगह, ऊपर बरामदा, और उस बरामदे के ठीक पीछे क्या होता है कि कमरे वगैरह बने हुए होते हैं। तो ये जब उस मतलब उसकी बालकनी में पहुँचे तो वहाँ पर इनको एक लगभग 22 साल का एक आदमी मिला, और उसने जिम कॉर्बेट साहब को बताया कि कल रात को वो और उसकी वाइफ दरवाज़ा खोल करके सो रहे थे, क्योंकि अप्रैल का महीना था, गर्मी काफ़ी ज़्यादा पड़ रही थी।
तो घर में प्रॉपर वेंटिलेशन हो, हवा वगैरह आती रहे, तो इसलिए उन्होंने गेट को खुला छोड़ दिया था। और तेंदुए को एक बहुत अच्छा मौका मिल गया हमला करने का। और रात के समय बिल्कुल दबे पाँव को तेंदुआ आया बिना किसी आवाज़ के, और आकर के उसने इस औरत की गर्दन को पकड़ लिया। अब औरत की गर्दन वगैरह जब पकड़ी तो उसने जो था चिल्ला करके अपने हस्बैंड को उठाया, और हस्बैंड तुरंत समझ गया कि लेपर्ड का हमला हो गया है। और उसने अपनी वाइफ की जो हाथ था उसको बहुत मजबूती से पकड़ करके उसको अंदर की तरफ खींचने लगा, और लेपर्ड जो था उसको बाहर की तरफ खींचने लगा। अब लेपर्ड ने सोचा कि अच्छे से ग्रिप बनाने के लिए उसने क्या किया कि एक पंजा उस औरत के सीने में गड़ा दिया, और बहुत बुरी तरीके से उसने मतलब उसको घायल कर दिया, बिल्कुल सीना उसका काट वाट दिया। और जब तेंदुए को लगा कि वो उसको नहीं खींच पाएगा तो वो फिर उसे छोड़ करके वो भाग गया। अब इसके बाद उसके हस्बैंड ने तुरंत ही दरवाज़ा बंद कर लिया, और रात भर वो बिल्कुल डरे सहमे उस कमरे के एक कोने के अंदर बैठे रहे। और क्योंकि उस रूम में कोई वेंटिलेशन नहीं था बिल्कुल भी, तो गर्मी से और लेपर्ड के जख्मों से उसके जो घाव थे वो बहुत ज़्यादा गंभीर हो गए थे, उनमें सेप्टिक बन गया था। दोस्तों, ये जो लेपर्ड या टाइगर होते हैं, इनके नाखूनों के नीचे क्या होता है कि मांस वगैरह सड़ता रहता है हर समय, तो उनमें बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं। और जब आप ये लगा लीजिए कि जो टाइगर का या लेपर्ड का पंजा है, अगर वो थोड़ा बहुत भी लग जाए किसी इंसान को और उसको इलाज ना मिले तो भी उसकी डेथ हो सकती है, क्योंकि सेप्टिक वगैरह बन जाता है उस एरिया में, और धीरे धीरे वो पूरे शरीर में जहर फैल जाता है। तो स्टोरी पर वापस आते हैं। इसके बाद उसने जिम कॉर्बेट साहब को बताया कि डर के मारे वो अपनी वाइफ को कहीं किसी डॉक्टर के पास या कहीं ले जा नहीं सका, क्योंकि उसको ये डर था कि कहीं दोबारा से लेपर्ड हमला ना कर दे। और इसके बाद उसने यही बताया कि रात में जब उसने दरवाज़ा बंद कर लिया था अंदर से, तब भी वो जो लेपर्ड था वो बाहर से स्क्रैचिंग वगैरह करता रहा उसके डोर के ऊपर। और मतलब उसने पूरी कोशिश की कि दरवाज़ा तोड़ दूँ, दरवाज़ा तोड़ने की या स्क्रैच करके उसको ख़त्म कर दूँ, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो पाया। तो मतलब ये दोनों बहुत घबराए हुए थे, और सुबह आते आते वो जो औरत थी, वो जो लड़की थी, वो बेहोश हो चुकी थी। उसके बाद जिम कॉर्बेट साहब ने भी उसके जख्म वगैरह देखे। अब जिम कॉर्बेट साहब बताते हैं कि उनके सामने एक बड़ी दुविधा की स्थिति आ गई थी कि अगर वो इस औरत को इलाज कराने के लिए अल्मोड़ा या कहीं और जाएं तो बहुत टाइम लग जाएगा, और वैसे भी उनको जो उम्मीद कम लग रही थी कि इस औरत की जान बचनी मुश्किल ही है। अब जिम कॉर्बेट साहब यही बताते हैं कि उस टाइम पर इन्होंने गवर्नमेंट से फर्स्ट एड के लिए भी नहीं बोला था, तो किसी भी तरह की कोई भी मेडिकल सुविधा वहाँ पर उपलब्ध नहीं थी, और अल्मोड़ा भी यहाँ से लगभग 25 मील दूर था। तो इसके बाद जिम कॉर्बेट साहब ने ये डिसीज़न लिया कि वो यहाँ पर रात को रुकेंगे, और उस लेपर्ड का, क्योंकि उनको उम्मीद थी कि लेपर्ड ज़रूर कहीं आसपास ही है और वो एक न एक बार ज़रूर अपने शिकार पर वापस लौटेगा। तो जिम कॉर्बेट साहब ने क्या किया कि पहले तो रूम में उन्होंने ये देखा कि उनसे रूम में रुका नहीं जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो उस औरत के ज़ख्म थे उनसे बहुत ज़्यादा बदबू वगैरह उठ रही थी, कोई वेंटिलेशन नहीं था प्रॉपर रूम में। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो जो है नीचे का जो जहाँ जो पहाड़ी लोग हैं वो नीचे क्या करते हैं कि ऊपर उनका रहने का होता है, नीचे जानवरों के लिए या अपना लकड़ी वगैरह इकट्ठा करने के लिए छोटा मोटा कमरा बना हुआ होता है। तो ऐसा ही एक कमरा जिम कॉर्बेट साहब बता रहे हैं कि 4 फीट चौड़ा और 4 फीट ऊंचा एक कमरा था। उसमें से इन्होंने थोड़ी सी लकड़ी बाहर निकलवाई और वहाँ पर अपने बैठने के लिए एक जगह बनाई, और इन्होंने डिसाइड किया कि वहाँ पर बैठ कर के उस लेपर्ड का इंतज़ार करेंगे। तो क्योंकि शाम का समय हो रहा था तो जिम कॉर्बेट साहब ने थोड़ा बहुत पास में ही झरना था, वहाँ से पानी वगैरह पी करके हाथ मुँह धो करके और अपनी राइफ़ल वगैरह तैयार करके ये उस रूम के अंदर छोटा सा रूम था नीचे की तरफ, वहाँ पर ये उस लेपर्ड के इंतज़ार में
बैठ गए। और वो आदमी इतना घबराया हुआ था कि वो बोला कि साहब आप यहाँ पर मत बैठो, वो आपको मार देगा। तो जिम कॉर्बेट साहब ने उसको समझाया कि तुम जाओ और दरवाज़ा जो है अच्छे से बंद कर लो और मैं इसको देख लूँगा और सुबह का इंतज़ार करना। इसके बाद दोस्तों जिम कॉर्बेट साहब बताते हैं कि जो चंद्रमा था उसको पूरा होने में लगभग 2 रात की कमी थी, मतलब 2 रातों के बाद वो पूरा हो जाता और अभी उसको पूरा होने में थोड़ा समय था। तो इनको थोड़ी चिंता इस बात की हुई कि चंद्रमा निकलने से पहले और शाम होने के बाद जो बीच में जो अंधेरे का समय आएगा तो उसको इसके अंदर इनको कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और उस टाइम इनके पास टॉर्च वगैरह तो थी नहीं। इनको उस समय की काफ़ी चिंता होने लगी कि उस अंधेरे के अंदर ये कैसे क्या करेंगे। तो ये काफ़ी चौकन्ने होकर के बैठ गए और लगभग आधे घंटे बैठे रहने के बाद बहुत ही चौकन्ने बैठ कर के देख रहे थे और ये दुआ कर रहे थे कि जल्दी से मून निकल जाए और रोशनी अच्छी हो पाए। अब आधे घंटे बैठने के बाद इनको जो गीदड़ होता है उसकी एक अलार्म कॉल सुनाई दी और वो लगभग 1 मील दूर से वो आवाज़ आ रही थी इनको। तो इन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि जब तक वो लेपर्ड यहाँ पर आएगा तब तक जो चंद्रमा है वो निकल गया होगा और इनको देखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा यह आइडिया लगा रहे थे। अब इसके बाद क्या हुआ कि जिम कॉर्बेट साहब बताते हैं कि बहुत देरी से टाइम निकला और उस गीदड़ ने भी आवाज़ निकालनी बंद कर दी थी और चंद्रमा जो क्या हुआ कि वो मकान के पीछे की तरफ पहुंच गया। अब उससे हुआ क्या कि जब वो मकान के पीछे की तरफ आ गया तो उससे मकान के आगे का जो एरिया था उसमें अंधेरा छा गया, मतलब शैडो की वजह से उस मकान की शैडो बनी और उसमें जो आगे का एरिया था वहाँ पर अंधेरा हो गया। तो अब जिम कॉर्बेट साहब को ये चिंता होने लगी कि कहीं ऐसा ना हो कि लेपर्ड कहीं छिप करके बैठा हो और बहुत इंतज़ार में हो कि जैसे ही अंधेरा हो और मैं तुरंत ही अटैक कर दूँ। तो जिम कॉर्बेट साहब बहुत चौकन्ने होकर बैठे थे, हर सिचुएशन के लिए तैयार, राइफल मजबूती से पकड़ रखी थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और इसके बाद जिम कॉर्बेट साहब बताते हैं कि धीरे धीरे समय निकला और काफ़ी लंबी वो इनको रात लगी और जब सुबह हुई तो वो आदमी नीचे उतर कर के आया और इनसे कुछ बातचीत करी। इन्होंने बताया कि कुछ भी नहीं हुआ रात भर। और उसके बाद क्या हुआ कि जिम कॉर्बेट साहब ने उसको गुड बाय बोल करके और अपने आदमियों से मिलने के लिए डाक बंगलों की तरफ चले गए। वो डाक बंगलो लगभग इस मकान से 8 मील दूर था और इन्होंने सोचा कि इस लड़की के लिए कुछ ना कुछ मदद भी मैं मंगवा लूँगा। तो थोड़े दूर चलने के बाद ही इनके जो आदमी थे वो मिल गए। इनके आदमियों ने बताया कि जब आप पूरी रात नहीं आए तो हम लोग आपकी तलाश में निकल पड़े सुबह होते ही। अब जब ये उनसे बात कर ही रहे थे जिम कॉर्बेट साहब अपने आदमियों से, तब इनको एक इनकी जान पहचान का रोड ओवरसीयर मिला। दोस्तों ये जो रोड ओवरसीयर था ये आज का जूनियर इंजीनियर कहलाता है, जिसको हम जेई भी कहते हैं कई जगह पर। तो जेई को उस टाइम पर रोड ओवरसीयर कहा जाता था और इन्होंने फिर एक लेटर लिख दिया था डिप्टी कमिश्नर के नाम, स्टिफ के नाम, जिससे कि मेडिकल एड आ सके, मतलब मेडिकल की सुविधा आ सके उस लड़की के लिए। लेकिन वो लेटर भी उसको मिल गया, लेकिन हुआ क्या कि जब तक वो मदद उस लड़की तक आई तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद जिम कॉर्बेट साहब ये बताते हैं कि जो रुद्रप्रयाग का लेपर्ड था वो 125 आदमी मारने के बाद काफ़ी फेमस हो गया था। लेकिन जो पनार का ये जो लेपर्ड था ये 400 से ज़्यादा लोगों के मारने के बावजूद भी इतना फेमस नहीं हो पाया था। तो उसके पीछे कारण ये था कि जो रुद्रप्रयाग था वहाँ पर पूरे भारत से काफ़ी ज़्यादा लोग आते थे क्योंकि वो एक धार्मिक स्थल है
और जो ये पनार का एरिया था अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ये काफ़ी रिमोट एरिया था, काफ़ी ये अलग हिस्सा था और यहाँ पर लोगों की आवाजाही इतनी नहीं थी, तो इसीलिए ये जो लेपर्ड था इतना ज़्यादा इसके चर्चे नहीं थे। मतलब फेमस तो ये था, लेकिन जो रुद्रप्रयाग वाला था वो बहुत ज़्यादा फेमस था इसके कंपैरिजन में। अब इसके बाद जिम कॉर्बेट साहब बताते हैं कि इन्होंने इस लेपर्ड को मारने की पहली कोशिश अप्रैल 1910 में की थी और सितंबर 1910 तक इनको कोई भी सूचना नहीं मिली। केवल एक दो बार अखबार में निकला था, जो हाउस ऑफ कॉमन्स था, वहाँ इसके चर्चों के बारे में बस एक ही मेंशन हुआ था अखबारों के अंदर। बाकी ये कह रहे हैं कि अखबार के अंदर तो कुछ नहीं निकला, बाकी उसने वारदात की या नहीं की ये इनको नहीं पता। अब इसके बाद जिम कॉर्बेट साहब ने दूसरी कोशिश की सितंबर 1910 के अंदर। तो ये 10 सितंबर को नैनीताल से अपने 5 आदमियों के साथ निकले और ये बताते हैं कि जब ये सुबह को निकले थे लगभग 4 बजे, तब आसमान में इतने बादल वगैरह नहीं थे, लेकिन जैसे ही थोड़ा आगे निकले बहुत तेज़ी से वर्षा होने लगी और ये बारिश में भीगते हुए जैसे तैसे अल्मोड़ा पहुंच गए। इसके बाद क्योंकि इनके पास कोई भी सूखा कपड़ा नहीं था, तो इनको वैसे स्टिफ से मिलने जाना था, लेकिन ये उनसे मिलने नहीं गए क्योंकि इनके पास कोई भी सूखा कपड़ा नहीं था, सारे कपड़े गीले हो चुके थे। तो इन्होंने रात को डाक बंगले में ही रात बिताने का निश्चय किया। इसके बाद जिम कॉर्बेट साहब बताते हैं कि बंगले में कोई और आदमी नहीं था, कोई और ट्रैवलर नहीं था उसमें। तो इन्होंने आग के द्वारा अपने कपड़े सब सुखाए और सुबह तक जो इनके कपड़े वगैरह थे वो सब सूख गए थे और ये चलने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। तो इनका ये प्लान था कि ये अल्मोड़ा से वही रूट फॉलो करें अल्मोड़ा के लिए जिसके कि रास्ते में उस लड़की का घर पड़ता था जिसको पहले लेपर्ड ने मारा था अप्रैल के अंदर। फिर इसके बाद क्या हुआ कि ये जब अपना ब्रेकफास्ट कर रहे थे उस बंगले में, तो इनके पास एक राजमिस्त्री आया जिसका नाम था पनवा। तो पनवा को ये जानते थे क्योंकि नैनीताल में पनवा इनके लिए छोटे मोटे काम करता था और पनवा ने इनको बताया कि उसका जो घर है वो पनार वैली के अंदर ही है। और जब इसको पता चला कि जिम कॉर्बेट साहब उसको मारने के लिए जा रहे हैं, तो इसने उनके साथ होने के लिए, मतलब उनके साथ जाने के लिए इसने परमिशन मांगी और उनको बताया कि मैं आपको रास्ता भी दिखाऊंगा और मुझे काफ़ी डर भी लग रहा है अकेले जाते हुए और उस एरिया को भी मैं जानता हूँ, तो इससे क्या होगा कि मैं आपको वहाँ तक ले भी चलूँगा और इसी बहाने में अपने घर भी घूम आऊँगा। इसके बाद जिम कॉर्बेट बताते हैं कि इन्होंने अपने रास्ते में चेंज करके जो दावीधुरा वाली रोड थी उसको ना ले करके ये पिथौरागढ़ वाली रोड की तरफ गए और उस पर कुछ मील चलने के बाद ये पिथौरागढ़ की जो रोड थी उससे इन्होंने राइट हैंड साइड की तरफ एक ट्रैक पर ये मुड़ गए और वहाँ पर ये बताते हैं कि ये मैन ईटर की टेरिटरी थी पूरी, जहाँ पर वो तेंदुआ वारदात कर रहा था, वो पूरा एरिया था। और यहाँ पर ना तो कोई सड़कें थी ना ही कोई कम्युनिकेशन था। जो कम्युनिकेशन का साधन था वो केवल जो छोटे छोटे रास्ते होते हैं पैदल चलने वाले, जो एक गांव से दूसरे गांव को जाते थे, वही पैदल रास्ते एक कम्युनिकेशन का साधन था, बाकी यहाँ पर कुछ नहीं था। इसके बाद ये बताते हैं कि जो प्रोग्रेस थी वो काफ़ी धीरे थी क्योंकि जो गांव थे वो अलग अलग बिखरे हुए थे और क्योंकि इनको पता नहीं था कि एग्जैक्टली वो लेपर्ड कहाँ है, क्या कर रहा है, तो इन्होंने ये सोचा कि हर एक गांव में जाकर के जानकारी लेते हैं। तो पहले ये सलन और रंगत पट्टी की जगह पर कहीं पर आए, ये गांव के नाम बता रखे हैं इन्होंने। इसके बाद चौथे दिन ये चकाती नाम का एक गांव था, वहाँ पर ये आए और वहाँ का जो सरपंच था उसने बताया कि कुछ दिनों पहले ही एक इंसान को उस लेपर्ड ने मारा है और उस गांव का नाम है सनोली।
और ये जो सनोली गांव है ये एक पनार रिवर, जो पनार वैली है, ये पनार रिवर के नाम पर उसका जो है नाम आया है। ये पनार रिवर के दूसरी साइड है और इसने अभी एक ताज़ा ही एक किल किया है वहाँ पर। तो अब सिचुएशन ये थी कि बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से पनार रिवर में बाढ़ सी आ चुकी थी, बहुत ज़्यादा उसमें पानी था। तो सरपंच ने इनको, जिम कॉर्बेट को ये सलाह दी कि ये रात उनके गांव में ही बिताएं, और इसने ये भी प्रॉमिस किया कि सुबह इनको एक गाइड दे देगा जो इनको सुरक्षित एक तरीके से जो है जो नदी है उसको पार करवा देगा, क्योंकि जो पनार रिवर थी उसके ऊपर कोई भी पुल वगैरह नहीं था। इसके बाद जिम कॉर्बेट उस सरपंच के साथ बातचीत करते रहे और उस सरपंच ने ये बताया कि उसने जिम कॉर्बेट और उनके आदमियों के लिए एक मकान चुना है और उसमें 2 कमरे इनके लिए खाली करवा दिए हैं। तो जिम कॉर्बेट साहब ने ऊपर के कमरे अपने आदमियों के लिए और नीचे का कमरा जो होता है जिसमें पशु या फिर जो लकड़ी वगैरह रखते हैं उसमें इन्होंने रुकने का डिसीज़न लिया और उसको साफ़ सफाई करवा करके ये उसमें रात भर इन्होंने आराम किया। और उस रूम में जिम कॉर्बेट साहब बताते हैं जिसमें रुके हुए थे उसमें कोई भी दरवाज़ा नहीं था। तो ये रिस्क इन्होंने इसलिए लिया क्योंकि इनको बताया गया था कि जो पनार मैनीटर है वो नदी से उस पार है, और जिम कॉर्बेट साहब जानते थे कि इतनी तेज़ बहती हुई नदी को वो लेपर्ड पार नहीं कर सकता। तो इसलिए ये उस बिना दरवाजे वाले रूम में ही रात को आराम से सो गए। सुबह को जब इनकी आँख खुली, क्योंकि काफ़ी थक चुके थे तो एकदम नींद आ गई, और सुबह को जब इनकी आँख खुली तो एक लगभग 50 साल का एक बुज़ुर्ग व्यक्ति इनके बराबर में बैठा था। और इस आदमी ने जिम कॉर्बेट को बताया कि ये 2 दिन के लिए अपने कहीं किसी दोस्त के यहाँ गया था बराबर के गांव में, और ये उसी का ही रूम है। और जिम कॉर्बेट ने देखा कि वो जो इंसान था वो जो कुष्ठ रोग होता है, इसको लेप्रोसी भी बोलते हैं, उसकी बिल्कुल लास्ट स्टेज में था। और मतलब इनको एक ऐसा रूम दे दिया गया था जो एक कुष्ठ रोगी का था। अब जिम कॉर्बेट साहब बताते हैं कि जो लेप्रोसी है, ये जो कुष्ठ रोग है, काफ़ी ख़तरनाक है और बहुत इन्फेक्शियस ये एक बीमारी है। और कुमाऊं में काफ़ी ज़्यादा ये बीमारी के केसेस उस टाइम पर थे, और अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में तो ख़ास तौर से बहुत ज़्यादा केस थे। और क्योंकि ये मौत तक हो जाती है इस बीमारी में, तो लोग इस पर कुछ मतलब ख़ास इसका इलाज करवाते नहीं थे, और उनका ये मानना था कि ये भगवान की दी हुई बीमारी है, तो इसलिए वो इसका ज़्यादा इलाज वगैरह नहीं करवाते थे और बहुत ज़्यादा कोई प्रिकॉशंस वगैरह नहीं लेते थे। तो इसीलिए उस सरपंच ने जिम कॉर्बेट को बताना ज़रूरी नहीं समझा कि आपको एक कुष्ठ रोगी का कमरा दिया जा रहा है। तो फिर ये तुरंत जिम कॉर्बेट जो थे वहाँ से चले गए अपने साथियों को लेकर के, और आगे जा कर के जो पहला झरना इनको मिला वहाँ पर इन्होंने अच्छे से नहाया, अपने कपड़े वगैरह साफ़ किए, जो अपना बेडशीट वगैरह थी या जो भी बिस्तर वगैरह इनका था वो भी इन्होंने बहुत अच्छे से साफ़ करवाया। फिर इसके बाद जिम कॉर्बेट बताते हैं कि इनका जो गाइड था, जो इनको सरपंच के द्वारा दिया गया था, वो लगभग 4 फीट 6 इंच का इंसान था और काफ़ी बड़ा उसका सिर था, काफ़ी लंबे बाल थे और छोटी टांगें थीं और कम बोलने वाला था। तो जब इन्होंने उससे पूछा कि क्या कोई खड़ी चढ़ाई तो नहीं है रास्ते में, तो उसने हाथ से इशारा करके बताया कि जी बिल्कुल फ्लैट है, ऐसे करके मतलब हाथ से बताया कि बिल्कुल फ्लैट है, कोई चढ़ाई नहीं है। तो इसके बाद वो इनको पहले तो बहुत एक गहरी घाटी की तरफ ले गया, और इसके बाद उसने काफ़ी खड़ी चढ़ाई पर इनको चढ़ाना शुरू कर दिया। अब उस चढ़ाई में दिक्कत क्या थी कि वहाँ पर काफ़ी कांटेदार झाड़ियाँ थीं और उनके ऊपर जो छोटे पत्थर थे उस पहाड़ी के ऊपर, उससे चढ़ना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। और ऊपर से जो सूरज था बिल्कुल सिर के ऊपर था और काफ़ी गर्मी उस टाइम पड़ रही थी। और ये जब पहाड़ की चोटी पर पहुँचे तो सब लोग बिल्कुल पसीने में नहा चुके थे, लेकिन इनका जो गाइड था वो बिल्कुल ये कह रहे हैं कि उसकी तो वो तो ऐसा था कि चढ़ाई के लिए ही बना था और ना उसे कोई थकान थी ना कुछ था।
इसके बाद जिम कॉर्बेट बताते हैं कि जो पनवा इनके साथ चल रहा था, उसके पास एक बंडल था, अपनी फैमिली के लिए वो कुछ गिफ्ट वगैरह ले जा रहा था, और एक काफ़ी भारी उसके पास एक कोट टाइप का मटेरियल था। तो उसने गाइड को ये बोला कि भाई तुम बड़ी चढ़ाई वढ़ाई करवा रहे हो हमसे, तो कोट तुम ही ले करके जाओगे बाकी के रास्ते में। तो गाइड ने ये काम किया कि उसने एक बकरी के बालों की बनी हुई रस्सी निकाली और उससे उस कोट को अपने कमर पे उसने बांध लिया। और उसके बाद जिम कॉर्बेट साहब बताते हैं कि पहले वो मतलब पहाड़ी से नीचे उतरे, फिर ऊपर चढ़े, फिर नीचे उतरे, फिर ऊपर चढ़े, मतलब 2-3 पहाड़ी को चढ़ाता गया, कभी उतारता गया। उसके बाद वो एक काफ़ी गहरी घाटी में गए जहाँ पर इनको वो नदी जो थी, वो पनार नदी वो नज़र आ रही थी। इसके बाद वो कहते हैं कि कोई भी हमें गांव वहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा था, और धीरे धीरे ये नदी के पास पहुँच गए। वहाँ पर उस नदी को देख करके लग रहा था कि काफ़ी लगभग 40 गज चौड़ी ये नदी थी, और बहुत तेज़ी से इसमें पानी बह रहा था, और इनको पार करना थोड़ा मुश्किल लग रहा था। लेकिन एक जगह वहाँ पर जो है ऐसी थी जहाँ से कि नदी को बहुत अच्छे से पार किया जा सकता था। इसके बाद जिम कॉर्बेट साहब ने पनवा के साथ मिल कर के एक जैसे चेन बना लेते हैं ना नदी क्रॉस करते हुए, तो इस टाइप से हाथ जोड़ करके एक चेन सी बना ली, और इन दोनों ने बड़ी मुश्किल से ठोकर वगैरह खाते हुए जैसे तैसे वो नदी क्रॉस कर ली। अब इसके बाद जिम कॉर्बेट ने जब पीछे मुड़ करके देखा तो उन्होंने देखा कि उनका जो गाइड था वो थोड़ा मुश्किल में पड़ गया था, और उसने बड़ी बेवकूफ़ी भरे तरीके से नदी पार करने की कोशिश की और वो उसमें बह गया। और जिम कॉर्बेट साहब एकदम आश्चर्यचकित रह गए कि ये क्या हुआ। लेकिन इतने में ही पनवा भाग करके आगे गया और उसने काफ़ी चिकने पत्थर से के ऊपर से जगह बनाते हुए एक जगह वो लेट गया, और उसने उस बहते हुए आदमी को बालों से पकड़ करके मतलब सुरक्षित बाहर निकाल लिया। उसके बाद जिम कॉर्बेट साहब ने उसको शाबाशी दी कि भाई बड़ा अच्छा तुमने काम किया, इसकी जान बचा ली। तो पनवा ने बताया कि हाँ, मैंने ये काम अपने कोट के लिए किया है, क्योंकि मेरा कोट इसके साथ बह रहा था। तो ये बड़ी फ़नी सिचुएशन हुई वहाँ पर। इसके बाद जिम कॉर्बेट साहब बताते हैं कि काफ़ी थकान वगैरह हो गई थी, तो उन्होंने वहीं नदी के किनारे पर ही जो रेत वगैरह थी वहाँ पर ही कैंप लगाने का सोचा। और पनवा और वो गाइड दोनों, पनवा का जो गांव था लगभग 5 मील था यहाँ से, तो पनवा और गाइड पनवा के ही गांव में चले गए थे इन लोगों को वहीं नदी के किनारे छोड़ करके। इसके बाद जिम कॉर्बेट फिर उस सनोली गांव में पहुँचे, और वहाँ पर लोगों ने इनका बड़ा आदर सत्कार किया, और इनके लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म जो घास के छप्पर का बनाया हुआ था उसमें इनके मतलब बैठने की व्यवस्था कर दी गई। इसके बाद जिम कॉर्बेट बताते हैं कि वो जो गांव था वो एक वैली के अंदर लोकेटेड था, और एक साइड उसमें गांव था और एक साइड पहाड़ था, और एक साइड में वहाँ पर जो था जैसे पहाड़ों में होती है ना टेरेस फार्मिंग, मतलब सीढ़ीदार खेत बना दिए जाते हैं, तो उनमें धान की फसल लगी हुई थी। इसके बाद जिम कॉर्बेट साहब के लिए नाश्ता वगैरह बनाया गया, और जो गांव के लोग थे वो इनके चारों तरफ बैठ गए और इनसे बातें करने लगे। और लोगों ने इनको बताया कि मार्च और अप्रैल के महीने में उस लेपर्ड के द्वारा 4 इंसानों को मार करके खा लिया गया है, और जो चारों जो लोग थे उनको रात में उसने मारा। और दोस्तों ये जो गांव था इसके चारों तरफ जो जंगल था उसमें झाड़ियाँ ज़्यादा थी, पेड़ कम थे। तो लोगों ने बताया कि इन झाड़ियों में ले जा करके उसने उन सबको खाया, लगभग 500 गज दूर ले जाता था और वहीं बैठ करके वो उनको खाता था। अच्छा, जो गांव के लोग थे उनके पास कोई हथियार वगैरह था नहीं जिससे वो उसको मार सकें, तो वो बिल्कुल लाचार थे। और लोगों ने ये भी बताया कि जो आखिरी किल हुआ है वो लगभग 6 दिन पहले उस लेपर्ड का हमला इस गाँव में हुआ था। और उन्होंने ये भी बताया कि वो लोग श्योर हैं कि जो लेपर्ड है वो अभी भी आसपास की किसी झाड़ी में बैठा होगा। इसके बाद जिम कॉर्बेट साहब बताते हैं कि उन्होंने पिछले गांव से जब वो निकल रहे थे तो वहाँ से 2 बकरियाँ उन्होंने ख़रीद ली थी, और एक को उन्होंने जो वो झाड़ीनुमा जंगल था उसके पास बांध दिया,
और दूसरे को उन्होंने गांव में जो इनको रहने के मतलब बैठने के लिए जो प्लेटफॉर्म वगैरह बनाया था घास का छप्पर का, उसके पास में बांध दिया। और इनको क्योंकि कोई उम्मीद नहीं थी आने की और रात को लग रहा था कि बारिश वगैरह होगी, तो जिम कॉर्बेट साहब ने उन दोनों पर बैठने का डिसीज़न नहीं लिया और ये जा कर के सो गए और रात को ये आवाज़ें सुनते रहे। तो रात भर उनकी आवाज़ें आती रहीं, फिर इनकी आँख लग गई और सुबह को जा कर के इन्होंने जो देखा तो जो प्लेटफॉर्म वाली बकरी जो गांव में बंध रही थी तो वो तो आराम से घास खा रही थी। फिर ये दूसरी वाली बकरी को जो जंगल की तरफ थी उसको जब देखने गए तो इनको पगमार्क से पता चला कि बारिश पड़ने से कुछ समय पहले ही लेपर्ड आया था और इस बकरी को मार करके रस्सी तोड़ करके जंगल की तरफ ले गया। हालांकि उसके पगमार्क धुल चुके थे, लेकिन अब इनको एक आइडिया था कि लेपर्ड आसपास है और इसी सामने वाले जंगल में वो मौजूद है। इसके बाद जिम कॉर्बेट साहब बताते हैं कि वैसे तो किसी टाइगर को या लेपर्ड को पीछा करके मारने में काफ़ी रोमांच मिलता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन थोड़ी आपके पक्ष में होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर कंडीशन हमारे पक्ष में मतलब उनके पक्ष में नहीं थी, क्योंकि ये जो जंगल था झाड़ी वाला ये काफ़ी घना था और लेपर्ड इसमें आसानी से छिप करके हमला कर सकता था। फिर इसके बाद जिम कॉर्बेट ने जो गांव के लोग थे उनसे सलाह मशवरा किया कि भाई ये लेपर्ड कहाँ हो सकता है, कहाँ ये अगर इसको घायल किया जाए, इस पर फायर किया जाए, कहाँ जा कर के ये छिप सकता है। तो लोगों ने बताया कि जो घना वाला जो जंगल है वो लगभग यहाँ से 2 मील दूर है और वहीं पर इसके छिपने के ज़्यादा चांस हैं घायल होने के बाद। तो इस तरीके से बातचीत करते हुए फिर ये लगभग दोपहर के समय जहाँ पर उस बकरी को मारा गया था ये वहाँ पर देखने गए कि क्या कुछ बैठने लायक है वहाँ पर बकरी पर या नहीं। तो जब ये वहाँ पर पहुँचे तो इनको पता चला कि बकरी के केवल जो उसके सींग थे और जो उसके खुर थे वही बचा था, बाकी कुछ भी उस लेपर्ड ने नहीं छोड़ा था, वो सब कुछ चट कर गया था। उसके बाद इनको ये कंफर्म हो गया कि लेपर्ड आसपास ही है, तो ये उसको थोड़ा बहुत इधर उधर ढूंढते रहे। जो जंगल के जो पक्षी वगैरह होते हैं, बुलबुल हो गई या फिर जो ये बैबलर्स वगैरह होते हैं, इनकी हेल्प से, क्योंकि वो उसको कहीं ना कहीं लोकेशन में मदद करते ही हैं आवाज़ वगैरह करके। तो जिम कॉर्बेट ने काफ़ी उसको ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो इनको नहीं मिला। इसके बाद जब जिम कॉर्बेट साहब शाम को गांव वापस आए तब उनको मलेरिया का एक अटैक आ चुका था और वो लगभग 1 से 2 दिन तक उसी बुखार में पड़े रहे। और जो आदमी इनके साथ गए थे उन्होंने अपने आप से ही एक बकरी, जहाँ पहली बकरी मारी गई थी वहाँ पर एक दूसरी बकरी भी बांध दी थी, लेकिन लेपर्ड ने उसको हाथ भी नहीं लगाया। और जिम कॉर्बेट बताते हैं कि ये चीज़ काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि अब लेपर्ड काफ़ी भूखा होगा और वो कुछ ना कुछ वारदात या कुछ बकरी वगैरह कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शिकार वो ज़रूर करेगा और तभी उसको मारने के चांस अच्छे होंगे। अब जिम कॉर्बेट साहब बताते हैं कि गांव से थोड़ी ही दूरी पर और लगभग 200 गज की दूरी पर जहाँ पर वो बकरी मारी गई थी, जो सीढ़ी नुमा खेत थे, वहाँ पर जो खेत की एक 6 फुट की एक सीढ़ी टाइप से थी, तो वहाँ से एक काफ़ी पुराना जो बांज का एक पेड़ निकला हुआ था और इन्होंने उस पर बैठने का डिसाइड किया कि नीचे बकरी बांध देंगे और ऊपर ये खुद बैठेंगे। अब दोस्तों एक बात आपको ये भी समझनी है कि जो टाइगर का शिकार किया जाता है तो उसके लिए जो मचान बांधी जाती है तो वो लगभग 20 फीट पर बांधी जाती है और पेड़ के चारों तरफ कोई कांटे वगैरह नहीं बांधे जाते हैं, क्योंकि टाइगर पेड़ पर नहीं चढ़ सकता है इतने ऊपर तक। और लेकिन जो लेपर्ड का जब शिकार किया जाता है वो भी ख़ास तौर से जब मैन ईटर का, तो शिकारी क्या करते हैं कि पेड़ के नीचे काफ़ी ज़्यादा कांटे वगैरह बंधवा लेते हैं ताकि रात को मैन ईटर उस पेड़ पर चढ़ करके शिकारी का ही शिकार ना कर ले। तो वही काम जिम कॉर्बेट साहब ने किया। उन्होंने अपने आदमियों से बोला कि इसके चारों तरफ अच्छे से जो है कांटे वगैरह लपेट दो रस्सी से मजबूत करके। और वो जो पेड़ था वो उस जो सीढ़ीनुमा खेत था उस खेत में से एक एंगल पर झुका हुआ था, लेकिन
ज़मीन से वो लगभग नीचे वाला जो खेत था वहाँ से उसकी ऊंचाई लगभग 15 फीट थी। तो इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर था और वो काफ़ी गला हुआ सा पेड़ था, लेकिन जिम कॉर्बेट साहब बताते हैं कि उस पर बैठने के अलावा और कोई चारा इनके पास नहीं था। इनको उस पर गले हुए पेड़ पर बैठने का रिस्क लेना ही पड़ता। तो ये उसके ऊपर टांगें लटका करके और कांटे वगैरह बंधवा करके और आराम से बैठ गए शाम के टाइम। और इन्होंने उसी पेड़ के मतलब जो नीचे जो खेत था वहाँ पर उस बकरी को भी बंधवा दिया। इसके बाद जिम कॉर्बेट साहब बताते हैं कि इन्होंने अपने कॉलर वगैरह को गले पर अच्छे से लपेट लिया था कि कहीं बाई चांस लेपर्ड चढ़ करके इनकी गर्दन को न पकड़ ले। और ऐसा लगता है कि यहाँ पर जिम कॉर्बेट भी थोड़े से डरे हुए थे। और इसके बाद वो पेड़ पर बैठना तो काफ़ी अनकंफर्टेबल था, ये टांगे लटका करके बैठे थे। और इन्होंने सपोर्ट के लिए जो कांटे बांधे गए थे उनमें काफ़ी जो लंबी लंबी लकड़ियाँ लगाई गई थी सपोर्ट के लिए, उन्होंने उन्हीं को पकड़ रखा था अपने सपोर्ट के लिए। फिर इसके बाद जो इनके आदमी थे वो ज़ोर ज़ोर से बातें करने लगे। और इसके बाद जिम कॉर्बेट बताते हैं कि 2 पक्षियों के उन्होंने नाम बताए। एक तो होता है स्कीमीटर बैबलर, जिसको कि लोकल भाषा में चिलचिल या फिर कहीं कहीं पर इसको तोरी गांडा के नाम से भी जाना जाता है। तो ये काफ़ी अच्छा इंडिकेशन देती हैं किसी कार्निवोरस एनिमल का। तो इनके बोलने से जिम कॉर्बेट साहब को पता चल गया कि लेपर्ड कहीं आसपास है और बकरी ने भी चिल्लाना शुरू कर दिया था। फिर इन्होंने अपने आदमियों को वापस जाने के लिए कहा था और वो लोग काफ़ी तेज़ी से बातें करते हुए वहाँ से चले गए। वो तेज़ी से बातें करते हुए इसलिए गए थे ताकि लेपर्ड को ऐसा लगे कि जो भी लोग यहाँ पर काम करने आए थे अब वो लोग जा चुके हैं और वो बेफिक्र होकर के आ जाए। फिर जिम कॉर्बेट बताते हैं कि आधे घंटे तक कुछ भी नहीं हुआ, बकरी बस ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती रही। इसके बाद जिम कॉर्बेट बताते हैं कि आधे घंटे तक फिर कुछ नहीं हुआ और सूरज जो था वो धीरे धीरे उस गांव में पहाड़ी के पीछे छिप रहा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि 2 पक्षी जो इनके पेड़ के ऊपर बैठे थे, ड्रोंगोस वो थे। ड्रोंगोस को दोस्तों हिंदी में कहीं कहीं भुजंगा, काले भुजंगा या फिर कोतवाल के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो बर्ड्स होती हैं ये टाइगर को और लेपर्ड को काफ़ी परेशान करती हैं। तो उन्होंने उड़ करके और किसी जानवर को परेशान करने लगी और जिम कॉर्बेट साहब तुरंत समझ गए कि ये केवल लेपर्ड ही हो सकता है, हालांकि वो इनको दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद बकरी कभी उस तरफ करके चिल्लाती, कभी इनके तरफ देखने लगती और कभी गांव की तरफ देखने लगती। फिर बकरी बहुत चौकन्नी होकर के उस झाड़ी नुमा जंगल की तरफ देखने लगी और जिम कॉर्बेट समझ गए कि ये उस बकरी ने लेपर्ड को देख लिया है। इसके बाद जिम कॉर्बेट बताते हैं कि जो समय था उस समय मून निकलने में काफ़ी टाइम था और ये ऐसा कहते हैं कि जो कंडीशन थी वो थोड़ी इनके फेवरेबल नहीं थी क्योंकि लेपर्ड पास था और टॉर्च वगैरह इनके पास कुछ थी नहीं उस टाइम पे। उस टाइम पे दोस्तों टॉर्च होती भी नहीं थी इलेक्ट्रिक, या थी भी तो मतलब इनके पास वहाँ पर वो नहीं थी। इसके बाद ये बताते हैं कि इनके पास एक 12 बोर की डबल बैरल यानी 2 नाली वाली शॉटगन थी और इसके अंदर इन्होंने स्लग भर रखे थे। अब आप लोग सोचेंगे कि इन्होंने राइफ़ल क्यों नहीं ली, राइफ़ल का यूज़ क्यों नहीं किया। तो जिम कॉर्बेट बताते हैं कि लेपर्ड को मारने के लिए एक जो सिंगल बुलेट है राइफ़ल की, उससे कहीं ज़्यादा जो स्लग यानी जो छर्रे वगैरह जो निकलते हैं छोटी छोटी गोली सी, वो तो वो इनके पास जो थी उसमें से 8 छर्रे निकलते थे एक गोली में से। तो वो काफ़ी अच्छा तरीका था उस लेपर्ड को घायल करने का और राइफ़ल इतनी कारगर वहाँ पर इनको नहीं लगी। फिर ये बताते हैं कि क्योंकि इनके पास टॉर्च वगैरह नहीं थी तो इनको केवल जो उस बंदूक की जो नली थी उसके ऊपर एक वाइट कपड़ा लगा हुआ था और उसी हिसाब से इनको एम लेकर के उस लेपर्ड को शूट करना था। अब जिम कॉर्बेट साहब बताते हैं कि चाँद निकलने में अभी समय था और काफ़ी अंधेरा हो चुका था और कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर काफ़ी मिनट तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन थोड़ी देर के बाद इनको
ऐसा लगा कि जो इनके चारों तरफ कांटे बंधे हुए हैं उनको कोई खींच रहा है, और ये समझ गए कि ये लेपर्ड ही हो सकता है। तो इसके बाद जिम कॉर्बेट अपने जो इनकी दूरदृष्टि थी कि ऐसा भी हो सकता है कि लेपर्ड ट्री पर ही चढ़ जाए, पेड़ पर चढ़ करके इनको मार दे, और इसलिए इन्होंने कांटे बंधवाए थे। तो अपने आप को धन्यवाद दे रहे थे कि ऐसा मैंने अच्छा किया कि कांटे बंधवा लिए, क्योंकि वो लेपर्ड बहुत तेज़ी से उनको हिला रहा था और उससे पूरा जो पेड़ था वो भी हिल रहा था। और कई बार तो जिम कॉर्बेट इसमें गिरते गिरते भी बचे नीचे। और ये बता रहे हैं कि लेपर्ड के अंदर बिल्कुल किसी इंसान का डर था ही नहीं, क्योंकि लगभग उसने 400 इंसानों को मार दिया था, और रात में ही वो हमले करता था ज़्यादातर, और इस समय रात का ही समय था। और उसको तो अच्छा दिख रहा था रात में, क्योंकि लेपर्ड और टाइगर की आई साइट अच्छी होती है रात में भी इंसान के मुकाबले, जबकि ये बिल्कुल हेल्पलेस बैठे थे क्योंकि ये निशाना नहीं ले सकते थे उस टाइम अंधेरे में। फिर इसके बाद क्या हुआ कि वो जब पेड़ को हिला रहा था तो वो काफ़ी ज़्यादा ग्राउलिंग भी कर रहा था, बहुत ज़्यादा शोर भी मचा रहा था वो। तो जो गांव में लोग बैठे थे उनको भी उसकी आवाज़ जा रही थी, क्योंकि इनका पेड़ गांव से कुछ ज़्यादा दूर पर वो नहीं था। ऐसा लोगों ने बाद में बताया कि वो काफ़ी घबरा गए थे कि पता नहीं क्या होगा। तो जिम कॉर्बेट बताते हैं कि हालांकि लोग तो काफ़ी डर गए थे, लेकिन जो लेपर्ड की ग्राउलिंग थी इससे इनको काफ़ी बेनिफिट मिला, क्योंकि जो ग्राउलिंग थी उससे इनको ये आइडिया मिल रहा था कि लेपर्ड किस डायरेक्शन में है या कितनी दूर है। और जब वो शांत हो जाता था तब इनको डर लगता था कि पता नहीं अब वो कहाँ आ गया है। फिर इसके बाद जब लेपर्ड पेड़ पर चढ़ने में कामयाब नहीं हुआ तो वो छलांग मार करके जो नीचे वाले खेत में जो बकरी बंधी हुई थी वो उसकी तरफ गया। और जिम कॉर्बेट साहब बताते हैं कि अंधेरे में इनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, और दिन में तो ऐसा लग रहा था कि हाँ ये बकरी है और लेपर्ड आएगा मैं उसको आसानी से मार दूँगा, लेकिन इनको रात में पता चला कि ये काफ़ी डिफ़िकल्ट काम है। और फिर इन्होंने अंदाजे से ही एम ले करके, क्योंकि बकरी वाइट थी वो तो वो थोड़ा सा धब्बा सा ही दिख रहा था, तो इन्होंने एक अंदाज़ा लिया कि यहाँ पर जो लेपर्ड है उसने जब बकरी को मार दिया, उन्होंने ऐसी अंदाजे से उस तरफ फायर करके उस तरफ मतलब फायर कर दिया। और फायर के बाद क्या हुआ कि इनको बहुत तेज़ लेपर्ड के ग्राउलिंग की आवाज़ आई, उसको मतलब उसको गोली लग चुकी थी, और वो बस उसकी थोड़ी सी हल्की सी जो बंदूक के धमाके में जो रोशनी हुई उसमें उनको उसकी थोड़ी सी झलक दिखी, और वो एक जो दूसरी खेत की जो मतलब दूसरे खेत में वो कूद करके और भाग गया नीचे की तरफ। इसके बाद ये 10 से 15 मिनट तक कान लगा करके सुनते रहे कि कहीं कुछ और आवाज़ आए लेपर्ड की या कुछ और उनको पता चले, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई। फिर इनके बाद इसके जो आदमी थे उन्होंने इनको आवाज़ लगाई और कहा कि क्या इनको कोई मदद चाहिए। तो इसके बाद इन्होंने सोचा कि अब तो लेपर्ड की कोई आवाज़ वगैरह नहीं आ रही है तो इनको यहाँ बुलाना सुरक्षित होगा, तो इन्होंने उन लोगों को अपने पास बुला लिया। वो लोग दोस्तों अपने साथ जो चीड़ की मशालें थीं वो लेकर के जिम कॉर्बेट के पास पहुंच गए। उसके बाद वो लोग एक जत्था बना करके जिम कॉर्बेट की तरफ पहुंच गए चीड़ की मशालें लेकर के, और उन्होंने जो कांटे बांधे थे उनकी रस्सियों को मतलब लेपर्ड ने इतना ज़्यादा खींच करके टाइट कर दिया कि उनको काटना पड़ा, वो खुल नहीं पाई। और फिर जिम कॉर्बेट को लोगों ने मदद करके नीचे उतारा। इसके बाद जिम कॉर्बेट बताते हैं कि जो उन मशालों की रोशनी थी वो काफ़ी अच्छी थी, क्योंकि काफ़ी सारे वो लोग थे, काफ़ी सारी रोशनी हो रही थी वहाँ पर, और उनको वहाँ तक दिखाई दे रहा था जहाँ तक वो मरी हुई बकरी पड़ी थी। और फिर जब इन्होंने सिगरेट वगैरह पी ली तो जिम कॉर्बेट ने लोगों को बताया कि इन्होंने उस तेंदुए को घायल कर दिया है, लेकिन ये नहीं पता कि कितना ज़्यादा घायल किया है, मर गया जिंदा क्या है। तो ये उसको सुबह देखने जाएंगे और अब गांव की तरफ वापस चलते हैं। तो इस पर लोगों ने बहुत ज़्यादा जिसको कहते हैं ना कि डिसअपॉइंटमेंट दिखाया। ये कहा कि अरे अब आपने जो उसको घायल कर दिया है तो मार ही दीजिए, आपके पास तो बंदूक भी है, हम भी काफ़ी सारे लोग हैं, मशाल भी है, रोशनी भी है, आप अभी चलिए। जिम कॉर्बेट ने काफ़ी मना किया लेकिन वो लोग नहीं माने। तो लास्ट में जिम कॉर्बेट ने कहा कि ठीक है, हम जो है सिर्फ इस खेत का जो किनारा है
क्योंकि वो सीढ़ी नुमा खेत थे ना। उन्होंने कहा कि जो किनारा है खेत का वहीं तक जाएंगे, इससे आगे मैं जाने का रिस्क नहीं लूँगा आप लोगों के साथ, क्योंकि जो घायल टाइगर या घायल लेपर्ड होता है वो काफ़ी ख़तरनाक होता है। इसके बाद जिम कॉर्बेट ने उन लोगों को इंस्ट्रक्शन दिए कि मैं आगे चलूँगा और आप लोग एक लाइन में टॉर्च को थोड़ा मतलब उन मशालों को ऊपर रखते हुए चलेंगे और एक ही सिंगल लाइन में चलेंगे। और अगर तेंदुआ अटैक करे, दहाड़े या कुछ भी करे, तब आप लोग छोड़ करके नहीं भागेंगे, क्योंकि ऐसा करने से क्या है कि इनको दिखना बंद हो जाता है, वहाँ पर रोशनी नहीं रहती। तो फिर ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़े और जैसे जैसे उसके जो नीचे वाला खेत था उसके पास जा रहे थे, तो वैसे ही वैसे उस नीचे वाले खेत में रोशनी बढ़ रही थी और इनको सब कुछ दिखाई दे रहा था। फिर अचानक से जब ये उस खेत के किनारे पर पहुँचे बिल्कुल, तो नीचे वाले खेत में वो लेपर्ड छिपा हुआ था और उसने अचानक से ही हमला कर दिया जिम कॉर्बेट के ऊपर, और वो बिल्कुल इनके उस ऊपर वाली ही जो खेत की सीढ़ी थी उस तक वो आ गया। इसके बाद जिम कॉर्बेट बताते हैं कि लेपर्ड ने बहुत तेज़ी से चिल्लाते हुए हमला सा करा उनके ऊपर, और लोगों में, जबकि उन्होंने उनको इंस्ट्रक्शन दिए थे कि कोई भी छोड़ करके नहीं भागेगा, तो सब लोगों में एकदम से भगदड़ सी मच गई और वो आपस में टकरा गए। तो कुछ की मशालें इधर उड़ गई, कुछ की इधर गिर गई। तो उससे हुआ क्या कि जिम कॉर्बेट को थोड़ा सा मतलब रोशनी वगैरह मिल गई अच्छी, और इन्होंने उसके सीने में एक दूसरी गोली भी दाग दी। मतलब वो जो स्लग थे वो दूसरी गोली इन्होंने उसके ऊपर चला दी। जिम कॉर्बेट कहते हैं कि ये उन्होंने एक्सपेक्ट किया ही था, क्योंकि इंसानों को तो छोड़िए, इन्होंने हाथियों तक को भागते हुए देखा है। जब एक टाइगर या लेपर्ड भी मॉक चार्ज करता है या दहाड़ते हुए हमला करता है तो हाथी तक भाग जाते हैं, ये तो फिर भी इंसान थे। तो जब उन भागते हुए लोगों को गोली की आवाज़ सुनाई दी, तो उनमें से एक रुका और बोला कि साहब तो नाराज़ हो गए होंगे हमसे, क्योंकि इस शैतान ने जो हमारी हिम्मत थी उसको बिल्कुल पानी बना दिया है। फिर वो लोग खुद ही वापस आ गए, और तब तक जिम कॉर्बेट वो उस लेपर्ड को इंस्पेक्ट करने लगे थे, इसका इंस्पेक्शन कर रहे थे। फिर जिम कॉर्बेट ने उन लोगों से पूछा कि क्या आप कोई बांस का खंभा या रस्सी वगैरह लाए हैं इसको वापस ले जाने के लिए? तो उन्होंने कहा कि जी सर, हम लाए हैं, और उसको हम एक पेड़ के पास रख कर के आए हैं। तो उन्होंने कहा कि जाओ लेकर के आओ और मेरे लिए एक कप चाय भी गांव में बनवा दो। तो दोस्तों, इस तरीके से इस पनार मैन ईटर का अंत हुआ, और काफ़ी ख़तरनाक ये एक लेपर्ड था जिसने ऑफिशियली 400 लोगों को और अनऑफिशियली लगभग 1000 से ऊपर ही लोगों को इसने किल किया था। तो दोस्तों, स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट से ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।